Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss about anemia and anemia history template. ठीक हो गया। तो जर्नल ओब्स की हिस्ट्री तो मैंने कल आपको बता दी थी। अब जर्नल ओब्स की हिस्ट्री तो आपने पूछनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉर्च, ड्रग्स, नोजिया, फ्लू और वॉमिटिंग, वो सब चीज़ें नॉर्मली स्कैन सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो तो पूछनी। अब जो चीज़ें एनीमिया की हिस्ट्री के लिए पूछनी है, आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था, रूल ऑफ वन। हमारा फर्स्ट रूल था कि हमने हमेशा पेशेंट जिस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आएगी उससे हमारा ओपनिंग सेंटेंस शुरू होगा, ना कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस शुरू होगा कि पेशेंट कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली और इट इज़ स्पॉन्टेनियस अनप्लान्ड कंसेप्शन और कंफर्म डेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टेस्ट। नो, नॉट लाइक दैट। जो भी चीफ कंप्लेंट है, जैसे एनीमिया के पेशेंट में यूजली चीफ कंप्लेंट इजी फटीगनेस होती है ना, या लैक ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ एपिटाइट, या रेयरली सवेयर फॉर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आती है। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इजी फटीगनेस की डिस्क्रिप्शन होगा कि मेरी पेशेंट जो है, शी वाज ऑल राइट 2 days अगो, देन शी डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सडन है या 1 week से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ग्रेजुअल है, सवेयर है, ग्रेजुअली सवेयर हुई, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को क्वांटिफाई कर दें अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे है, जैसे कि वो उसको कैटेगराइज करते हैं, तो उसको आपने क्वांटिफाई कर देना है। ठीक है। तो एक जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें आपने 2-4 बातें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की क्वांटिफिकेशन उसकी ऑनसेट पे करनी है, और उसके साथ जो उसकी 2-4 डीडीज़ हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या नहीं है, या लेस रेयरली कोई रीनल इशू जिसके साथ भी एडीमा के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, वो है या नहीं। उसके बाद फिर आप कहें कि फिर मेरी पेशेंट एडमिट हो गई, सर्टन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन डन, नाउ कमिंग टू द trimester wise history. Since her first, prior to conception, she didn't take folic acid intake, she didn't get antenatal consultation, and it was a spontaneous planned conception. और फिर उसके बाद अब NVP और टॉर्च और ड्रग्स और एनोमली स्कैन, मूवमेंट्स, और फिर फर्दर आप चले जाएँ। ठीक हो गया, ये हमने डिसाइड किया था। अब एनीमिया की जो सिम्टम्स हैं ना, उनकी सेवेरिटी हमारी मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करेगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर कोई पेशेंट माइल्ड एनीमिया के साथ है तो उसकी जो सिम्टम्स होंगी वो हल्की फुल्की होंगी ना, इजी फटीगनेस होगी, जनरलाइज सी। लेकिन अगर पेशेंट सवेयर एनीमिया के साथ आएगी तो फिर पेशेंट ये कहेगी कि मुझे तो अनड्यू फटीगनेस है आम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ पे भी। ठीक है। तो उस तरह से हम क्लिनिकल एक जजमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है एनीमिया जो है हमें लैब पे सवेयर मिलने वाला है। और एनीमिया ऐसी चीज़ है जो कि लैब की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यू कैन डायग्नोज एनीमिया ऑन क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट के सिम्टम्स देखें और पेलर पॉजिटिव मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बता देंगी क्या एनीमिया है। ठीक हो गया। और अगर आपकी लैब पे 11 भी आ जाए बट आपका पेशेंट आपको लगता है 4-5 वाला है, तो आपने 4-5 पे ही ट्रीट करना है और लैब को रिपीट करवाना है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं क्वांटिफाई कैसे करना है एनीमिया की सिम्टम्स को। वो आपने करना है न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन। अब आपको लगता होगा कि न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन तो जी बस सिर्फ उसके लिए है, कार्डिक पेशेंट के लिए है, उनको ही हमने देखना है। नहीं, जो न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन है वो पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इन सब को क्वांटिफाई करती है। और ये सब चीज़ें जो है ना एनीमिया में भी मिलती हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर अब पेशेंट को न्यूयॉर्क नेहा बोलने चलें, नेहा 1 है, तो पेशेंट को ऑर्डिनरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पे जनरलाइज सी हल्की फुल्की वीकनेस होगी। ठीक है। अगर 2 में हो गई तो उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ पे अनड्यू फटीगनेस होगी। ठीक है। और अगर वो 3 में चली जाएगी तो लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे उसको अनड्यू फटीगनेस हो जाएगी। और जब 4 में चली गई तो बैठे बैठे एट रेस्ट उसको अनड्यू फटीगनेस, पैल्पिटेशन शुरू हो जानी है। तो आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या ये जो थकावट है एकदम से, ये जो आपको पैल्पिटेशंस हैं, वो आम काम करने पे होती हैं या जो है बैठे बैठे हो जाती हैं, 2 कदम चलने पे होती हैं, ताकि आप नेहा के थ्रू उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट नेहा 2 से ज़्यादा है तो फिर उसको एडमिट करना है, ट्रांसफ्यूजन करनी है, उसका एक ही सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने डिसाइड किया था कि प्रायर कंसेप्शन भी हमने जो पेशेंट की डिजीज़ बनती है उसको क्वांटिफाई करना है। अब एनीमिया के लिए आपने पूछना है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपको थकावट के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के या पैल्पिटेशन के, क्या ये प्रेगनेंसी से पहले भी थे?
अगर प्रेगनेंसी से पहले थे तो इसका मतलब तो ये है कि प्रेगनेंसी पेशेंट एंटर प्रेगनेंसी में कंप्रोमाइज स्टेटस पे हुई है, तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर बन गया। ठीक है, तो प्रायर कंसेप्शन पेशेंट को अपने असेस करना है, यही सिम्टम्स प्रायर कंसेप्शन थे, प्रायर कंसेप्शन फोलिक एसिड इस्तेमाल हुआ था, प्लान कंसेप्शन थी या नहीं थी। लेट्स सपोज अगर पेशेंट कहे नहीं मुझे हमल से पहले भी ये मसले मसाइल थे, तो फिर आपने उससे एनीमिया के नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की सिम्टम्स काजेज भी पूछने हैं, जो कि निमोनिक A to J कवर कर लेगी। ठीक है, ये हम बाद में जब हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का एनीमिया या गायनी का एनीमिया या मेनोरेजिया पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पूछेंगे आप इसको इधर ही, लेकिन बोलते हुए आप इसको गायनी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मॉडिफाई हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अपने ईज़ के लिए कि हमें कोई कंपोनेंट भूले मत, तो हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में पेशेंट से पूछना ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या पूछना है एनीमिया की हिस्ट्री में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछना है कि ज़्यादा नाज़िया वोमिटिंग तो नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा नाज़िया वोमिटिंग वाले पेशेंट को भी लेटर ऑन जो है या तो उनके बच्चों को IUGR हो जाता है या फिर वो एनीमिक निकल आते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को एक्सेसिव नाज़िया वोमिटिंग है तो फिर आपने नाज़िया वोमिटिंग की रीड भी पूछनी है, जैसे मोलर ट्विन हो गई। ठीक है, और इसके अलावा ड्रग्स ज़रूर पूछनी है। अगर कोई एंटीफोलेट ड्रग ले रही है तो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी DD में भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि MCV ज़्यादा है तो फिर आपने अभी हिस्ट्री नहीं ली है ड्रग्स की, तो फिर आप दोबारा जाएं और मरीज से पूरी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की चीज़ें पूछें कि आपने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली। ठीक है, ख़ास कोई दवाई ली हो या कभी कोई कीमोथेरेपी ली हो या आपका कोई वर्कअप चल रहा हो जिसमें कोई मीथोट्रेक्सेट नामी ड्रग शामिल हो या बाकी जो एंटीफोलेट ड्रग्स हैं आप पूछ लें। लेकिन यूजली अगर पेशेंट को नाम नहीं भी पता तो आप फिर इन्वेस्टिगेशन के वक्त एग्जामिनर से बोल लें कि मुझे ड्रग हिस्ट्री चाहिए, ड्रग प्रोफाइल चाहिए, मेरी पेशेंट को एक सर्टन ड्रग ले रही है एंड आई जस्ट वांट टू नो कि ये एंटीफोलेट तो नहीं है। इसके अलावा जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है वो जो है सब्जियां ना खाने की वजह से हो जाती है या बहुत ज़्यादा पकाने से हो जाती है, उसकी हिस्ट्री ले लें। लेकिन अगर आप पहले ले लेंगे तो ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन अगर आप भूल गई और एग्जामिनर ने MCV ज़्यादा दे दिया तब भी आप दोबारा पेशेंट से आके पर्टिकुलर अबाउट दीज इश्यूज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, बुकिंग इन्वेस्टिगेशन पे आपने ब्लड ग्रुप का ज़रूर पूछना है एनीमिया के हवाले से, और अब उससे ज़रूर पूछना है कि आपका खून का मुआयना हुआ था, खून की ताकत क्या थी। यूजुअली पेशेंट को नहीं पता होती, लेकिन पूछना आप पे वाजिब है। एटलीस्ट आप ना तो करें ना, नो हिस्ट्री ऑफ बुकिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप एंड CBC। ठीक है, इंक्लूडिंग वायर मार्कर, रैंडम ब्लड शुगर एंड डेटिंग स्कैन, ये ज़रूर पूछ लें। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड इस्तेमाल की, दी, खाई, नहीं खाई। और फोलिक एसिड हमल से भी 3 महीने पहले पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो फोलिक एसिड है ना पहले 3 महीने खाने वाला, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की प्रिवेंशन में भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको प्रायर टू कंसेप्शन भी पूछना है और इन फर्स्ट 3 मंथ्स भी पूछना है। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे आ जाते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने हर पेशेंट से तो पूछना ही है ना, डायबिटीज़ का, एनीमिया का, हाइपरटेंशन का, थायराइड का। लेकिन अगर आपका केस एनीमिया का है तो फिर आप यहाँ निमोनिक ये SAD BMW MDD लगा लें, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, और आप ज़रूर एग्जाम पेशेंट से पूछें कि आपकी एनीमिया प्रोफाइल हुई, पेशाब का कोई खून, बड़े पेशाब का टेस्ट हुआ, मलेरिया के बारे में पूछें, कोई बुखार ज़्यादा रहा हो या मच्छर बहुत ज़्यादा हो, कोई महंगे टेस्ट हुए खून के जिसका मतलब है कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर पेशेंट पढ़ी लिखी है तो आप आराम से भी पूछ सकते हैं कि थैलेसीमिया के लिए कोई खास टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, बच्चे की ग्रोथ के कोई टेस्ट हुए या नहीं हुए, ये आप ज़रूर पूछ लें। और फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट में एग्जाम पेशेंट से पूछें कि अब तक क्या ट्रीटमेंट हुई है, तो आप पूछें कभी आपने आयरन की गोलियां ली हैं, कभी IV आयरन लगा है, आयरन कैल्शियम के साथ तो नहीं खाती, दूध के साथ तो नहीं खाती। ठीक है, और कभी ट्रांसफ्यूजन हुई नहीं हुई, रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, ये ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू एनीमिया हिस्ट्री। ठीक हो गया। अब आप पूछ लें पेशेंट है थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली आपने प्रीटर्म लेबर तो पूछनी होती है ना, टेटनस और TMO जो मैंने पहले बताया था। लेकिन एनीमिया के हवाले से आप पूछ लें कि कोई APH का एपिसोड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को इसमें कहा गया हो कि ब्लड अरेंज करे, ऑल दैट। अच्छा, अब जो ये टिपिकल पॉइंट्स हैं जो हमने पूछने, अब निमोनिक के थ्रू मैं आपको ज़्यादा इजी कर देती हूँ, ये फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये निमोनिक का SAD BMW, ऐसे मुराद है सिम्टम्स पूछने हैं पेशेंट में। सिम्टम्स ईजी फटीकनेस हो सकते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल फूड क्रेविंग्स हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। एसोसिएशन पूछें, एसोसिएशन जो है पेशेंट की, उसके लिए ये ABCD वाला निमोनिक फॉलो कर लें। A से पेशेंट को कोई वो एनीमिया के सिम्टम्स आ गए, B से ब्लीडिंग जो है डिसऑर्डर्स आ गए, C से कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्रीज़ आ गई,
ऑल दैट, ये अलग से HMB के साथ हम कर लेंगे। तो डी में डाइट डिटेल्स, डाइट के लिए बूट याद कर लें। बी से हिस्ट्री ऑफ बेयर फुट वॉकिंग, बॉइल्ड वाटर यूज़ किया, ओरल अल्सर्स हैं या नहीं, ओवर कुकिंग है कर रही है या नहीं, ठीक है, टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रही, और टॉनिक या फिर जैसे आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट कैसे ले रही है। अगर दोनों ही खट्टे ले रही है तो इसका मतलब है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे चलते हैं। फिर बी से मुराद ये है कि ब्लीडिंग क्या है। अब ब्लीडिंग से मुराद ये है कि हर किस्म की ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लीडिंग, हिमेचूरिया, हेमराइड्स हैं तो उसकी ब्लीडिंग, पाइल्स के थ्रू जो होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को, अगर प्राइमरीज हैं स्पेसिफिकली पिक हो जाते हैं अभी इनके, और APH तो नहीं हुआ इस प्रेगनेंसी में, या किसी पिछली प्रेगनेंसी में PPH हुआ हो, या इस करंट प्रेगनेंसी में, तो ये सारी डिटेल आपने ब्लीडिंग की बी से याद रखना है, पूछनी है। ठीक है। समटाइम कुछ भी पेशेंट को नहीं होता, ब्लीडिंग हेमराइड्स होते हैं, ऑनगोइंग ब्लीडिंग होती है और पेशेंट कहती है कि वेजाइनल ब्लीडिंग है और आप प्रीविया की तरफ जा रहे हो, तो बड़ा स्पेसिफिक होकर पूछना है कि ये खून जो है वो पखाने से आ रहा है या वेजाइना से आ रहा है, वरना आप काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं और फिर केस जो है वो हेमराइड का निकल रहा होता है। और प्रेगनेंसी में वैसे ही प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, हेमराइड एक्टिवेट हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब आपने M से पूछना है मॉल अब्जॉर्प्शन का, खाने का पूछना है, पतले वो खाने तो नहीं लगे रहते, जब खाएगी नहीं, हजम ही नहीं हो रहा तो फिर एनीमिया हो जाएगा। फिर वर्म इन्फेस्टेशन की तरफ चले जाएं। ठीक है, W से वर्म इन्फेस्टेशन आगे पूछ लेंगे, आपको पखाने में कीड़े वगैरह तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इचिंग तो नहीं है, लेकिन हर जो वर्म्स होते हैं वो इचिंग नहीं कराते, कुछ इचिंग कराते हैं, कुछ नॉन इची होते हैं। पिन वर्म्स जो होते हैं वो करवाते हैं इचिंग, जो कि एनीमिया नहीं कराते। हुक वर्म्स जो हैं वो इचिंग नहीं कराते बट एनीमिया करा देते हैं। तो आपने सिर्फ इचिंग का नहीं पूछना, आपने पूछना है उससे कि पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि वो स्टूल में नजर आ रहे होते हैं पेशेंट को। और फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन भी होती है, फिर पूरी फैमिली को आपने डिवर्म करना होता है। ठीक है। मलेरिया के लिए पूछ लें, हाई ग्रेड फीवर, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़, नेट का यूज़, या जहाँ रहती हैं वहाँ मच्छर तो नहीं है। और ड्रगी से ड्रग्स का ज़रूर पूछें, आपके DD में भी काम आएगा। ठीक है, वो एंटीफ्लूइड के लिए। और T से आपने TB का ज़रूर पूछना है, क्योंकि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी यहाँ से आप याद रखें, क्योंकि जब आप DD में जाओगे तो आपको बताना होगा कि ये जो है किस तरह का एनीमिया। 90% तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, लेकिन 10% नहीं भी होता। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है ऑनगोइंग तो जो है ब्लड नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी मिल सकता है। तो फिर ये चीज़ें हम देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये निमोनिक याद कर लें और काफ़ी बेहतर रहेगा। और जहाँ जो है आपको लगे निमोनिक में कि ये चीज़ पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पॉजिटिव लिख लें, बस एसोसिएशन पॉजिटिव आ गई। ड्रग्स, डाइट हिस्ट्री पॉजिटिव है, मैंने इसको ज़रूर डिवर्म करवाना है, डाइट थेरेपी करानी है, इसको बताना है कि रेड मीट ले, और कुकिंग स्टाइल पे मैंने बताना है क्या करे, और जो भी एक्सेसिव टी चॉकलेट खा रही है उसको मैंने अवॉइड करवाना है। ठीक है, बस आप ये प्लस रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस पर ज़रूर मैनेजमेंट में जाके पेशेंट को एड्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा निमोनिक हो गया, और ये जनरल सा ओवरव्यू हो गया कि एनीमिया की हिस्ट्री में आपने पूछना क्या है। ठीक है, और अब जो है हम DDs पे बात कर लेते हैं एनीमिया की। अच्छा, अब हम डिफरेंशियल्स कर लेते हैं एनीमिया के। ठीक है, एनीमिया के जो मोटे बिग डिफरेंशियल्स हैं वो हम इसकी टाइपिंग पे करते हैं कि माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है, या मैक्रोसिटिक है। माइक्रोसिटिक में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब आपने अपना केस देखना है। यूजली 90% तो सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले ही होते हैं। प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो है काज है, और इसके साथ अगर ट्विन है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, बर्थ स्पेसिंग्स नहीं है, आयरन इनटेक अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, वर्म इन्फेस्टेशन है, कोई ब्लड लॉस है, पहले में से कोई मेनोरेज है, सब चीज़ें जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सपोर्ट कर देंगी। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में भी माइक्रोसिटिक पैटर्न आ सकता है, नॉर्मोसिटिक भी आ सकता है। जैसे पेशेंट बताएगा कोई कैंसर का पेशेंट हो सकता है, या फिर TB चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, और थैलेसीमिया भी माइक्रोसिटिक एनीमिया कराता है। लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है हमने, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें हर चीज़ ही कम होती है। ठीक है, सीरम आयरन और MCV, MCH, MCHC और TIBC जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, और फेरेटिन भी कम होता है। थैलेसीमिया में फेरेटिन नॉर्मल मिलेगा और MCHC जो है वो भी नॉर्मल मिलेगा, बाकी वो सेम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले उसके हालात होंगे। ठीक है, ये इनका जो फ़र्क है वो है सीरम फेरेटिन और MCHC।
इसके अलावा पेरिफेरल फिल्म में जो है टारगेट सेल्स मिलेंगे वो थैलेसीमिया के मिलेंगे, उसमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मिलेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में सारी सेल लाइन जो है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की मिलेगी, लेकिन फेरेटिन जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है वो फेरेटिन को अपने अंदर ही रखता है, बाहर जाने नहीं देता एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में। इसके अलावा जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा वो पेशेंट जो होगा वो हिमोलिटिक एनीमिया की हिस्ट्री देगा, मीन्स APLS का कोई पेशेंट होगा या ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही होगी, ठीक है, साथ में थायराइड भी चल रहा होगा। नॉन हिमोलिटिक एनीमिया में पेशेंट कहेगा कि मुझे APH की हिस्ट्री है या मुझे ब्लीडिंग पाइल्स हैं या कहीं ना कहीं से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, उसमें जो है नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिल सकता है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है ना प्रेगनेंसी का, जैसे कि डाइल्यूशनल एनीमिया आप कहते हैं, उसमें भी जो है नॉर्मोसिटिक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर कहे कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम डाइल्यूशनल एनीमिया या फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी, तो वो आपने इस पे करना है MCV पे। MCV नॉर्मल आएगा डाइल्यूशनल एनीमिया में, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसिटिक पैटर्न मिलेगा। मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है ये मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जो मेगालोब्लास्टिक है वो होते हैं जिसमें DNA नहीं बनता, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और B12, और जो नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमियाज होते हैं उसमें DNA सिंथेसिस का कोई मसला नहीं होता, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम्स, ठीक है।